न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया हूं। न हारूंगा हौसला मैं उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रायिकता कक्षा 12 की, और उसका बच्चों ये लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। और इस लेक्चर बच्चों हम लोग बात करेंगे किसकी? तो बच्चों प्रश्नावली 13.3 की बात करने वाले हैं, और उसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है बच्चे, परिचय है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुल प्रायिकता प्रमेय की। आप देख सकते हैं बोर्ड पे सामने हेडिंग डली हुई है, कुल प्रायिकता प्रमेय यानी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और बच्चे बेज प्रमेय, इस चैप्टर से बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 नंबर का प्रश्न आता है। तो ये प्रश्नावली आप जरूर करके जाओ बोर्ड एग्जाम में। अब देखो बच्चे, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन है कि 8 नंबर का एक प्रश्न 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता बच्चे, ठीक है। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लगाएंगे हेडिंग कुल प्रायिकता प्रमेय। और ध्यान दीजिए, यदि आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बच्चों लिंक मिल जाएगा, वहां से इसके पहले के सभी लेक्चर आप देख सकते हैं। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लगाएंगे हेडिंग कुल प्रायिकता प्रमेय यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बच्चे मान लेते हैं यहां पर हमारे पास एक सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि है, ठीक है। मान लो बच्चे हमारे पास एक यहां पे क्या है, सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि है, यस। और बच्चे यह जो समष्टि है, प्रतिदर्श समष्टि है, इसमें n घटनाएं कौन कौन सी हैं सर? बच्चे देखो, एक घटना E1 है, बात समझ रहे हो बच्चे। दूसरी घटना E2 है, तीसरी घटना E3 है, चौथी घटना E4 है। ऐसे ही बच्चे यहां पे n घटनाएं हैं, लास्ट में En घटना है, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि में कितनी घटनाएं हैं? n घटनाएं हैं। और बच्चे हमें पता है कि इसमें एक घटना हो चुकी है बच्चे, क्या है? एक घटना हो चुकी है, और जो घटना हो चुकी है हमने इसको A नाम दिया। क्या नाम दिया? A नाम दिया। बच्चे घटना A क्या है? तो कहें घटना A हो चुकी है, हो चुकी है। अब इसको पता कैसे करेंगे आप बच्चे? देखो बहुत आराम से समझिए, एकदम क्लियर 100% हो जाएगा बच्चे। मान लो ये घटना A जो है, मान लो ये E1, E2, E3, E4 आप मित्र हो सभी, है ना? कितने लोग हो? मान लो आप 25 लोग हो। n लोग यहां दिया है तो मान लेते हैं 25 लोग हैं समझाने के लिए आपको। मान लो आप 25 दोस्त हो। कितने दोस्त हो? 25 दोस्त हो। उसमें से बच्चे एक दोस्त आपका है रामलाल। कौन है? रामलाल। क्यों दोस्त है बच्चे? रामलाल है। अब उसने बच्चे रामलाल को हमने नाम दिया A, ये रामलाल है, ठीक है। और ये जो है इसको खरीदना है एक बुलेट, रॉयल एनफील्ड वाली बच्चे। कौन सी? रॉयल एनफील्ड बच्चे। बात समझ रहे हो? धुक 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 धुक, हाँ रॉयल एनफील्ड बच्चे खरीदना इसको है, समझ रहे हो नहीं? अब जो है इस दोस्त ने आपके सभी दोस्तों को लगा दिया चूना बच्चे। कैसे? सबसे 10,000 रुपए लिया इसने। कितने दोस्तों से सर? 25 दोस्तों से बच्चे। कितना हो गया? 2.5 लाख बच्चे। कितना हो गया? 2.5 लाख हो गया। बात समझ रहा हूं? 10,000 रुपए बच्चे 25 लोगों से लिया तो 25 दहमा 2.5 लाख बच्चे हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा बच्चे ये 2.5 लाख रुपए का? तो बच्चे इसने खरीदा एक बुलेट। बात समझ रहे हो? सबसे 10,000 रुपए लेके इसने खरीद लिया बुलेट। बात समझ रहे हो? अब बच्चा अपनी सेटिंग को बैठाएगा उस पे। समझ रहे हो कि नहीं? लौंडे के मजे हैं बच्चे, समझ लो। तो बिल्कुल वैसे ही बच्चे मान लो ये E1, E2, E3, E4, En घटनाएं हैं, और
एक घटना ए है जो हो चुकी है, बात समझो, एक घटना ए है जो हो चुकी है, आपका दोस्त बुलेट ले चुका है। अब बच्चे ये जो ए घटना है ये थोड़ा सा E1 के थ्रू हुआ है, बात समझ रहे हो, थोड़ा सा E2 के थ्रू हुआ है, थोड़ा सा E3 के थ्रू हुआ है, मतलब थोड़ा सा E1 से पैसा लिया, थोड़ा सा E2 से पैसा लिया, थोड़ा सा E3 से पैसा लिया, सबसे थोड़ा थोड़ा लेकर बुलेट खरीद लिया। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब बच्चे कह रहा है यहां पर, अब कुल प्रायिकता क्या है, तो कहेगा बच्चे अगर जो है ये घटना जो है ए जो है थोड़ा सा E1 के थ्रू हुआ, थोड़ा सा E2 के थ्रू हुआ, थोड़ा सा E3 के थ्रू हुआ, थोड़ा सा E4 के थ्रू हुआ, तो घटना ए की नेट प्रायिकता क्या है, यही होता है बच्चे कुल प्रायिकता प्रमेय। बात समझो, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे बच्चे, तो लिखेंगे माना प्रतिदर्श समष्टि, माना प्रतिदर्श समष्टि यस में n घटनाएं E1 E2 E3 डैश En है, और एक घटना ए हो चुकी है, एक घटना ए हो चुकी है, घटना ए थोड़ा सा E1 के द्वारा, थोड़ा E2 के द्वारा, इसी प्रकार सभी के द्वारा थोड़ा थोड़ा हुआ है। ठीक है बच्चे, हमने कहा माना प्रतिदर्श समिष्टि यस में n घटनाएं हैं, E1 E2 E3 डॉट डॉट En है यह घटनाएं, और एक घटना ए हो चुकी है और घटना ए थोड़ा सा E1 के द्वारा, थोड़ा E2 के द्वारा, इसी प्रकार सभी के द्वारा थोड़ा थोड़ा हुआ है। अब घटना ए के होने की, घटना ए के होने की कुल प्रायिकता, घटना ए के होने की कुल प्रायिकता, जिसे बच्चे हम लिखेंगे प्रायिकता ए, ठीक है ना, को कुल प्रायिकता प्रमेय कहते हैं, कुल प्रायिकता प्रमेय कहते हैं। ये हो गई बच्चे इसकी डेफिनेशन। बहुत ध्यान समझिए, बहुत ही सिंपलीफाई करने का प्रयास किया गया है आपके लिए। हमने कहा एक सैंपल स्पेस यस है, प्रतिदर्श समिष्टि, इसमें आपके पास n घटनाएं हैं, E1 E2 E3 E4 ऐसे करके n घटनाएं हैं। अब एक घटना ए जो है हो चुकी है पहले से, और ये जो घटना ए हुई है ना बच्चे, ये सबके थ्रू थोड़ा थोड़ा हुआ है, थोड़ा सा E1 के थ्रू, थोड़ा सा E2 के थ्रू, थोड़ा सा E3 के थ्रू, थोड़ा सा E4 के थ्रू, थोड़ा सा En के थ्रू। समझ रहे हो ना, सबके थ्रू थोड़ा थोड़ा हुआ है। बस समझ रहे हो, जैसे आपका दोस्त रामलाल सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लिया,
10,000 रुपए सबसे लिया बच्चे और उलट ले लिया। वैसे ही घटना ए जो है सबके थ्रू थोड़ा थोड़ा हुआ है। तो अब घटना ए के होने की कुल प्रायिकता जो होगी उसे ही हम कुल प्रायिकता प्रमेय कहेंगे बच्चे। बात समझ में आई? ये है बच्चे कुल प्रायिकता प्रमेय, बहुत ही आसान है। अब देखो अगर हम बात करें कुल प्रायिकता यानी कि P ऑफ A, कुल प्रायिकता प्रमेय क्या है, तो कहेंगे सर घटना E1 जो है पहले होगी, उसके बाद E1 के थ्रू कितना पार्ट A का हुआ है, तो इसको लिखते हैं बच्चे। देखो पहले सैंपल स्पेस पे यानी घटनाएं होंगी है ना, तभी तो मान लो पहले E1 होगा, फिर E1 के रास्ते से ये कितना हुआ है, ऐसे लिखेंगे ना। देखो समझो पहले क्या लिखेंगे, प्रायिकता E1, घटना E1 की प्रायिकता। अब अगर घटना E1 हुई है तो अब E1 के द्वारा कितना A हुआ है? मतलब पहले बच्चे जो आपका पहला दोस्त है E1, उसके पास पैसा होना तो चाहिए ना, तभी तो 10,000 रामलाल को देगा ना। तो पहले प्रायिकता E1 यानी कि E1, घटना E1 के होने की प्रायिकता। अब E1 के द्वारा घटना A के होने की प्रायिकता लिखेंगे A/E1। बात समझ रहे हो बच्चे? पहले घटना E1 हुआ, अब E1 के द्वारा घटना A के होने की प्रायिकता, ठीक है, प्लस उसके बाद अब देखो उसके बाद बच्चे प्रायिकता E2, मतलब घटना E2 के होने की प्रायिकता। अब E2 के थ्रू कितना A हुआ है, प्रायिकता A/E2, बात को समझो, प्लस उसके बाद घटना E3 हुई है, ठीक है। अब घटना E3 के द्वारा कितना A का पार्ट हुआ है। ऐसे ही बच्चे लास्ट में चलते चलते लास्ट में आएंगे, घटना En होगी, उसके बाद En के द्वारा कितना A का भाग हुआ है ना, घटना A हुई है। तो ये जो टोटल है बच्चे कुल है, इसे ही कुल प्रायिकता प्रमेय कहते हैं। बात समझ रहे हो आप? ठीक है, ये है बच्चे क्या, कुल प्रायिकता प्रमेय। क्या है? कुल प्रायिकता प्रमेय। मतलब फिर से एक बार पढ़ देते हैं बच्चे, घटना A के होने की प्रायिकता क्या है, तो पहले बच्चे घटना E1 हुई है, अब E1 के द्वारा कितना A का भाग हुआ है, ठीक है। तो घटना E1 की प्रायिकता N2, प्रायिकता A/E1, मतलब E1 हो चुका है तो E1 के द्वारा कितना A हुआ है। अगर घटना E2 हुई है तो E2 के द्वारा कितना भाग A का हुआ है। अगर घटना E3 हुई है तो कितना भाग E3 के द्वारा A का हुआ है। अगर घटना En हुई है कितना भाग En का, मतलब कितना भाग A का En के द्वारा हुआ है। इस पूरे का जोड़ जो आएगा इसे ही हम कुल प्रायिकता प्रमेय कहेंगे। बोलो, बात क्लियर है? अब देखो बच्चे, इसको शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं। कैसे? किसी घटना A की जो प्रायिकता है इसको लगा सकते हैं सिग्मा I बराबर 1 से n तक, प्रायिकता EI इंटू प्रायिकता A/EI, ठीक है। ये इसको बच्चे हम सिग्मा लगाकर लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बात समझ रहे हो? ये है कुल प्रायिकता प्रमेय का संक्षिप्त रूप बच्चे। I बराबर 1 से I बराबर n तक, ठीक है ना। I बराबर 1 से I बराबर n तक लिखा हमने प्रायिकता EI इंटू प्रायिकता A/EI। तो इस पूरे को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हो? ये क्या है? कुल प्रायिकता प्रमेय है। बहुत ध्यान से बच्चे समझेंगे। हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि आपके सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समिष्टि यस है, उसमें E1, E2, E3, E4, E5, En घटनाएं हैं, और
उनमें भी एक घटना ए जो है हो चुकी है। तो अब जो घटना ए है बच्चे, ये थोड़ा सा E1 के द्वारा हुई है, थोड़ा सा E2 के द्वारा हुई है, थोड़ा सा E3 के द्वारा हुई है, ऐसे ही थोड़ा सा En के द्वारा हुई है। तो अब इस घटना ए के होने की कुल प्रायिकता क्या है? तो कहेंगे कि घटना ए के होने की जो कुल प्रायिकता है वही कुल प्रायिकता प्रमेय है। इसको हमने लिखा प्रायिकता ए बराबर घटना पहले E1 हुई है तो उसकी प्रायिकता P ऑफ E1 इनटू अब कितना भाग ए का E1 के द्वारा हुआ है, तो A बटे E1 प्लस प्रायिकता E2, पहले घटना E2 फिर बाद में हुई, कितना भाग E2 मतलब A का E2 के द्वारा हुआ है उसकी प्रायिकता A बटे E2, फिर घटना E3 हुई तो कितना भाग A का E3 के द्वारा हुआ, ऐसे ही बच्चे सबको जोड़ देंगे तो आए कुल प्रायिकता प्रमेय। जो हम यहाँ बोल रहे हैं इस बात को आप अगर कोई समस्या है तो उसको नोट करते बच्चे चलो साथ में, है ना, बाद में दिक्कत ना आए। एक एक बात को वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में। इसको हमने कैसे पढ़ा, पहले घटना E1 हुई है, घटना E1 की प्रायिकता P ऑफ E1। अब घटना E1 हो गई है तो घटना E1 के थ्रू कितना A का भाग हुआ है, मतलब घटना A का कितना भाग घटना E1 के थ्रू हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। ये हो गई कुल प्रायिकता प्रमेय। आइए बच्चे इस पे आधारित एक एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण करते हैं, तो बात आपको और अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। इसको नोट कर लो उसके पहले, फिर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। उदाहरण नंबर 15 बच्चों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप पढ़ सकते हैं। तो देखेंगे 15वां उदाहरण क्या कह रहा है बच्चे, उदाहरण 15 है ये, उदाहरण 15 बच्चे कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है, किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.5 है। हड़ताल होने की प्रायिकता बच्चे दिया है, क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है, ठीक है। हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। हड़ताल ना होने की स्थिति में हड़ताल ना होने की स्थिति में निर्माण कार्य समयानुसार होने की प्रायिकता बच्चे दिया है 0.80, ठीक है। और हड़ताल होने की स्थिति में हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य समयानुसार होने की प्रायिकता दिया है आपको 0.32 है, ठीक है। तो निर्माण कार्य के समयानुसार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए बच्चे, क्या कह रहा है, निर्माण कार्य के समयानुसार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तो बच्चे हमें एक चीज जो पता है, यहाँ पे दिया गया है कि निर्माण कार्य समयानुसार हुआ है, तो
तो यहां से बच्चों हम लोग हल अपना शुरू कर सकते हैं। तो हल डालेंगे यहां पे। सबसे पहले हमें ज्ञात क्या लिखेंगे, ए घटना, माना घटना ए बराबर निर्माण कार्य समयानुसार पूर्ण हुआ है। ठीक है, ये तो बच्चे हमें पता है कि निर्माण कार्य जो है समयानुसार पूर्ण हुआ है। हड़ताल हो चाहे ना हो, लेकिन निर्माण कार्य जो है समयानुसार पूर्ण हुआ है, ये हमें पहले से पता है। तो घटना ए हो गई। ठीक है, घटना ए हो गई बच्चे। ठीक है, सवाल में देखो एक घटना जो हो चुकी है हमें हर बार दिया रहेगा। अब इसके आगे देखो, अब बच्चे एक घटना हमने मान लिया ई घटना क्या माना, हड़ताल होना, कि हड़ताल हुई है, हड़ताल हुई है। ठीक है बच्चे, एक घटना हमने माना कि हड़ताल हुई है, और एक घटना हमने यह मान लिया कि हड़ताल नहीं हुई है, हड़ताल नहीं हुई है। ठीक है, ये तीन घटनाएं हमने ले लिया। ठीक है, तो जो E1, E2, E3, E4, EN हमने अभी आपको समझाया पीछे, उसमें हमने E और F दो घटना ले लिया। ठीक है, E1, E2 ले लो या E और F ले लो, बात वही है बच्चे। ठीक है, और A जो है, जो घटना हो चुकी थी कि निर्माण कार्य समयानुसार हुआ है, ये हमें पता है। तो अब देखो बच्चे, हड़ताल होने की प्रायिकता कितना है, 0.65, यानी कि हड़ताल हुई है, इसकी प्रायिकता हमें दिया है P ऑफ E, प्रायिकता E 0.65। हड़ताल नहीं हुई है, इसकी प्रायिकता अगर निकाले हम P ऑफ F बच्चे, तो क्या होगा, तो कहेंगे सर 1 माइनस 0.5 कर लो आप। अगर हड़ताल होने की प्रायिकता पता है 0.65, तो हड़ताल ना होने क्या होगा, देखो किसी घटना के होने और उसके ना होने की जो प्रायिकता होती है उसका सम जोड़ 1 होता है, तो आप जानते हो बेहतर, है ना। तो अगर घटना हड़ताल हुई है, इसकी प्रायिकता 0.65 है, तो हड़ताल नहीं हुई है, इसकी प्रायिकता 1 माइनस 0.65 होगा। अब बच्चे देखो कैसे घटाएंगे इसको, तो आप घटा लीजिए बच्चे, आएगा 0.35, है ना। 1 माइनस 0.65 क्या आएगा, 0.35 आएगा। अब देखो, अब हमें कह रहा है हड़ताल ना होने की स्थिति में निर्माण कार्य समयानुसार होने की प्रायिकता। बच्चे कह रहा है कि निर्माण हड़ताल क्या हुई है, नहीं हुई है, तो हड़ताल ना होने की प्रायिकता क्या है, अपॉन F। हड़ताल नहीं हुई है यानी कि F, हड़ताल नहीं हुई है, तो निर्माण कार्य समयानुसार होने की प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता A बटे F क्या होगा, तो कहेंगे आपको दिया है 0.80, यानी कि हड़ताल ना होने की स्थिति में निर्माण कार्य समयानुसार होने की प्रायिकता, ये हमें हो गया प्रायिकता A बटे F। तो ये बताओ प्रायिकता A बटे E क्या होगा, इसका मतलब, तो बच्चे इसका मतलब हुआ कि हड़ताल होने की स्थिति में, हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य समयानुसार होने की प्रायिकता, ये वाला स्थिति क्या है, 0.32 है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि निर्माण कार्य समयानुसार होने की प्रायिकता बताओ। इसका मतलब घटना A के होने की प्रायिकता बताओ, इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कुल प्रायिकता आप बता दो। बोलो बच्चे, बात समझ में आई, कैसे सवाल को घुमाया जा रहा है, देख रहा है विनोद, ये बात है यहाँ पे। मतलब घटना A के होने की प्रायिकता हमसे पूछा जा रहा है, कुल प्रायिकता प्रमेय लगाना जा रहा है। बात समझ रहे हो। अब देखो पहले बच्चे घटना कौन हुई, तो कहेंगे कि हो बच्चे हड़ताल तो हुई है,
तो प्रैक्टा ई है ना। पहले हड़ताल हुई है या तो अगर हड़ताल होने के बाद काम जो है समयानुसार हुआ है तो प्रैक्टा ए बटे ई हो जाएगा, या फिर हड़ताल नहीं हुई है तो प्रैक्टा एफ होगा। और अगर हड़ताल नहीं हुई है तो काम समयानुसार होने की प्रैक्टा ए बटे एफ हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर हड़ताल हुई है तो कार्य समयानुसार होने की प्रैक्टा ए बटे ई। अगर हड़ताल नहीं हुई है तो प्रैक्टा एफ। हड़ताल नहीं हुई है तो कार्य समयानुसार होने की प्रैक्टा ए बटे एफ। ये बात आप हिंदी, अंग्रेजी या जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगे अपने हिसाब से इसको लिख लो बच्चे हिंदी में। वीडियो को पॉज करो और लिख लो ऐसे का ऐसे। अगर आपको लैंग्वेज समझने में दिक्कत आती है कि लिखा क्या है ये, देखो बच्चे, कार्य के समयानुसार होने की प्रैक्टा, प्रैक्टा ए क्या है? कार्य के समयानुसार होने की प्रैक्टा। प्रैक्टा ई क्या है? हड़ताल होने की प्रैक्टा। प्रैक्टा ए बटे ई क्या है? हड़ताल होने की स्थिति में कार्य समयानुसार होने की प्रैक्टा। प्रैक्टा एफ क्या है गुरुजी? तो बच्चे प्रैक्टा एफ है हड़ताल ना होने की प्रैक्टा। तो प्रैक्टा ए बटे एफ क्या है? हड़ताल ना होने की स्थिति में कार्य समयानुसार होने की प्रैक्टा। ठीक है, ये इन सब का अगर मतलब हम लिखेंगे ये पूरा बुढ़वा भर जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं हमारा, है कि नहीं बच्चे? तो ध्यान देंगे आप बात को। तो अब देखो इन सब की वैल्यू डालेंगे बच्चे। तो प्रैक्टा ई की वैल्यू क्या है? 0.65 इंटू ए बटे ई की वैल्यू क्या है? तो कहेंगे सर ए बटे ई की वैल्यू हमारी है ये 0.32 प्लस एफ की वैल्यू क्या है? 0.35 और ए बाई एफ की वैल्यू क्या है सर? तो कहेंगे सर ए बाई एफ की वैल्यू आपको दिया है यहां पे 0.80 0.80। बात समझ रहे हो बच्चे? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे इसको आप मल्टीप्लाई करिए। 0.65 का मल्टीप्लाई 0.32 में, देखो 0.65 का मल्टीप्लाई 0.32 मल्टीप्लाई करिए बच्चे। देखो 2 पंचे 10 का 0 कैरी 1, 2 छंग 12 1 13, 3 पंचे 15 का 5 कैरी 1, 3 छंग 18 1 19। तो बच्चा आ जाएगा 0 5 3 8 9 1 10 का 0 और ये 2 समझो 2 2 4 अंक पे आएगा बच्चे, तो आएगा 0.2080। तो आगे इतना मल्टीप्लाई करने पे 0.2080 प्लस 0.58 को बच्चे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 0 बढ़ा दो पहले ही, 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 3 24, 24 और 4 28। तो बच्चे ये हो गया 0.2800। इसको आप ऐड करेंगे 0.2080 प्लस 0.2800, इसको आप ऐड करिए तो आगे बचे 0.488 और 0। तो पॉइंट के बाद 0 लगाओ या ना लगाओ बात वही है बच्चे, तो आएगा 0.488। तो ये बच्चे कार्य समय पर होने की प्रैक्टा आ गया। कितना आ गया? 0.488। और ये जो है आपका इस प्रश्न का आंसर है, उदाहरण 15 का आंसर है बच्चे। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कुल प्रैक्टा प्रमेय की सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर यहां तक कोई दुख तकलीफ समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों बात करते हैं बेज प्रमेय की। बेज प्रमेय होता है इंग्लिश बच्चे बेज थ्योरम होता है, ये थ्योरम बेज की प्रमेय की। देखो बच्चे फिर से वही हमने कहा, एक प्रतिदर्श समिष्टि हमारा ऐसा है, ये
और उसमें जो है n घटनाएं E1 E2 E3 ऐसे ही बच्चे डॉट डॉट करके लास्ट में En, ये क्या है, n घटनाएं हैं। ठीक है, एक हमारा प्रतिदर्श समष्टि S है और उसमें ये n घटनाएं E1 E2 E3 और En है। और इसमें एक घटना बच्चे ये हो चुकी है, कौन सी, A, घटना A हो चुकी है। और घटना A जो है थोड़ा सा E1 के थ्रू हुआ है, थोड़ा सा E2 के थ्रू हुआ है, थोड़ा सा E3 के थ्रू हुआ है और थोड़ा सा En के थ्रू हुआ है। बात समझ रहे हो, बिल्कुल कुल प्रायिकता प्रमेय की तरह। इसमें अंतर क्या है बच्चे, तो ध्यान देंगे इसमें होता क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है, ध्यान समझेंगे आप। बेस प्रमेय क्या है, तो कहेंगे यदि कोई घटना A, यदि कोई घटना A कई अलग अलग तरीकों के द्वारा हो चुकी है, यदि कोई घटना A कई अलग अलग तरीकों के द्वारा हो चुकी है, तब इस घटना के किसी विशेष तरीके से होने की प्रायिकता को बेज प्रमेय कहते हैं। बेज प्रमेय कहते हैं। ठीक है बच्चे, यदि कोई घटना कई अलग अलग तरीकों से हो चुकी है, तो उस घटना के किसी निश्चित तरीके से होने की जो प्रायिकता होगी उसे बेज प्रमेय कहते हैं। क्लियर है, जैसे मान लो ये घटना A है, कौन है, ये घटना A है बच्चे, और ये घटना थोड़ा सा E1 के द्वारा हुई है, थोड़ा सा E2 के द्वारा हुई है, थोड़ा सा E3 के द्वारा हुई है और थोड़ा सा ऐसे ही En के द्वारा हुई है। बात समझ रहे हो। अब हमसे कह रहा है कि अब ये बताओ इसकी प्रायिकता क्या है, कि घटना E1 के द्वारा होने की प्रायिकता क्या है, कितना भाग E1 के थ्रू हुआ है उसकी प्रायिकता क्या है ना। बात समझ रहे हो, घटना A जो है थोड़ा थोड़ा सबके द्वारा हो गया, पूरी घटना हो चुकी है। बात समझ रहे हो, जैसे मान लो हमने एग्जांपल दिया कि आपका दोस्त रामलाल जो है, वही पुराना एग्जांपल बच्चा है, उसने 10,000 रुपए सबसे लिया, 25 दोस्तों से 2.5 लाख रुपए हो गया। उसने क्या खरीदी बच्चे, तो कहेंगे सर बुलेट खरीदी, रॉयल एनफील्ड, है ना बेटा। अब हमने कहा उसने सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लिया, तो अब हमसे कह रहा है कि दोस्त E3 से पैसा लेने की प्रायिकता ज्ञात करो, E3 से पैसा लेने की प्रायिकता ज्ञात करो, या फिर E2 से पैसा लेने की प्रायिकता ज्ञात करो। किसी विशेष तरीके से होने की प्रायिकता पूछता है, तो ये हमारा जो है बेज प्रमेय इस प्रकार से होगा। वहां अंतर क्या था कुल प्रायिकता में, तो कहेंगे सर कुल प्रायिकता में अंतर ये था कि वहां हमसे पूछ रहा था घटना A के होने की प्रायिकता, यहां A के होने की प्रायिकता के लिए नहीं पूछ रहा, अब कह रहा घटना A के E3 के थ्रू होने की प्रायिकता क्या है, या फिर घटना A के E2 के तरीके से होने की प्रायिकता क्या है, या घटना A के E1 के थ्रू कितना भाग उसका हुआ है, इसकी प्रायिकता पूछेगा। बात समझ रहे बच्चे, दोनों की लैंग्वेज समझो आप। उसमें कहा घटना A के होने की कुल प्रायिकता क्या है, तो हो गया कुल प्रायिकता प्रमेय।
अब घटना ए के E1 के थ्रू होने की प्रायिकता क्या है? हो गया बेज प्रमेय। बात समझ रहे हो? यहां एक कंडीशन लाद दे रहा है, यानी कि अगर हम कहें घटना ए के E1 के द्वारा होने की प्रायिकता, तो इसको बच्चे हम लिखेंगे इस प्रकार। कैसे लिखेंगे? प्रायिकता ए तो घटना बच्चे हो चुकी है, लेकिन घटना ए जो है E1 के थ्रू कितना हुआ है इसकी प्रायिकता, तो क्या होगी? तो कहेंगे सर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रायिकता ए बटे बी क्या होता है? तो कहेंगे सर ऐसा है ना, प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रायिकता ए। इसको आपने बच्चे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कहेंगे हाँ सर पढ़ा है हमने। E1 अपॉन ए क्या होता है? तो कहेंगे सर होता है ये प्रायिकता नीचे जो घटना हो चुकी है उसकी ऊपर दोनों के इंटरसेक्शन की साप्रतिबंध प्रायिकता। पढ़े हो ना बच्चे? हाँ। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू बच्चे होती है, देखो प्रायिकता ए बटे बी क्या होता है? तो कहेंगे सर ये प्रायिकता नीचे बी, यहां भी है तो यहां भी, ऊपर दोनों के इंटरसेक्शन आता है ना। अब बच्चे ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? तो कहेंगे सर पहले घटना कौन हुई है? अगर पहले मान लो ये हुआ घटना, तो पहले ए के होने की प्रायिकता, उसके बाद ए पर डिपेंड करे घटना बी के होने की प्रायिकता। बात समझ रहे हो? अगर पहले घटना ए हुई है तो ए के होने की प्रायिकता नीचे और बी के होने की प्रायिकता ए पर डिपेंड करेगी। ये होता है इसका फॉर्मूला। ये बच्चे पीछे से फॉर्मूला हम ला रहे हैं। अब देखो इसकी जगह क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा? यानी पहले घटना E1 हुआ, उसके बाद घटना E1 का मतलब घटना ए का होना किस पे डिपेंड करेगा? घटना E1 पे डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हो? अपॉन नीचे क्या आएगा? कहेंगे सर नीचे जो है कुल प्रायिकता, प्रायिकता ए क्या है? कुल प्रायिकता है। तो प्रायिकता नीचे क्या आएगा बच्चे? तो कहेंगे घटना E1 के होने की प्रायिकता, उसके बाद E1 के थ्रू ए होने की प्रायिकता, प्लस घटना E2 के होने की प्रायिकता, उसके बाद E2 के थ्रू ए के होने की प्रायिकता। ऐसे ही बच्चे लास्ट में चलते चलते क्या आएगा? तो कहेंगे लास्ट में आएगा आपका घटना En के होने की प्रायिकता और उसके बाद En के थ्रू ए के होने की प्रायिकता। बात समझ रहे हो बच्चे? तो ये हमारा क्या हो गया? कुल प्रायिकता प्रमेय के थ्रू बेज प्रमेय हो गई। यानी कि नीचे तो कुल प्रायिकता प्रमेय आएगी, ऊपर क्या आएगी? जिसके थ्रू पूछ रहा है घटना ए तो हुई है ठीक है, लेकिन E1 के थ्रू ही है, इसकी प्रायिकता बताओ। तो पहले E1 होगा फिर उसके थ्रू ए होगा, इसको ऊपर लिखेंगे। बच्चे देखो एक तो तरीका ये है कि हमने ये E1 बाई ए क्या है? तो कहेंगे E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रायिकता ए। ये पीछे साप्रतिबंध प्रायिकता पीछे से लाए, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि अगर पूछ रहा है कि घटना ए हुई है तो E1 के थ्रू कैसे हुई है, इसकी प्रायिकता क्या है, तो आप उसको ऊपर लिखो E1 की प्रायिकता और नीचे टोटल लिख दो। बात समझ रहे हो? ये कुल प्रायिकता प्रमेय है। यहां तक आप नोट कर लो। अगर कोई समस्या है बच्चे देखो इसको आप नोट कर लो, इसको हम इरेज कर देंगे, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, बीच में आ गया ये। अब देखो इसको हटा दे रहे हैं यहां से। बात समझ रहे हो ना? इसको हटा दिया हमने ये। अब देखो बच्चे ये हमारा जो है यहां इतना कुल प्रायिकता प्रमेय का फॉर्मूला बन गया। ये जो है बेस प्रमेय हो गया। नीचे कुल प्रायिकता प्रमेय है, ऊपर क्या है? E1 के थ्रू ए के होने की प्रायिकता। अगर ऐसे पूछ लेता कि E2 के थ्रू ए के होने की प्रायिकता, तो यहाँ E2 लिखते, यहाँ A बाई E2 लिखते। मतलब अगर E1 के थ्रू पूछा है तो ये वाला पार्ट यहाँ आ गया है और टोटल नीचे है। अगर E2 के थ्रू कितना हुआ है A1 का भाग, तो इसको पूरा यहाँ लिखते और ये पूरा यहाँ रहता पहले से ही, है ना। अगर पूछता कि E3 के थ्रू कितना हुआ है A का भाग,
तो E3 वाला जो बीच में यहाँ पे है उसको यहाँ लिखते हैं और टोटल नीचे रहता फिर से। बात समझ रहे हैं बच्चे? ये हमारा बेज प्रमेय है, इसको आप समझ लो, नोट कर लो, उसके बाद इस पे हम लोग सवाल करेंगे तो और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बच्चों आपको आएगी। ये थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा कम ज्यादा समझ में आपको आएगा, इससे ही परेशान नहीं होना है, ऐसे सबके साथ होता है। ठीक है, नोट कर लो बच्चे। आइए बच्चे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 16 आपके स्क्रीन पर बच्चे आ चुका है, इसको आप पढ़िए पहले। देखो हम भी साथ में पढ़ते हैं। कह रहा 2 थैले 1 व 2 दिए हैं, ठीक है, 2 थैले हैं। थैले एक में 3 लाल और 4 काली गेंद है बच्चे, ठीक है। एक थैला ए है बच्चे, देखो थैला ये पहला वाला है, ये थैला हमारा दूसरा वाला है, ठीक है। पहले में बच्चे कह रहा 3 लाल गेंद है, 3 लाल गेंद है और 4 काली गेंद है पहले थैले में, और दूसरे थैले में 5 लाल और 6 काली गेंद है, 6 काली गेंद है। किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद दूसरे थैले से निकाली गई है बच्चे, ठीक है। बच्चे कह रहा है एक गेंद निकाली गई थैले में से और वह गेंद क्या है, लाल है, ये हमें ज्ञात है। इसका मतलब बच्चे क्या दिया है, तो कहेंगे बच्चे निकाली गई गेंद लाल है, निकाली गई गेंद लाल है, निकाली गई गेंद लाल है। इसको हमने घटना ए मान लिया बच्चे, ठीक है। माना घटना ए क्या है, निकाली गई गेंद लाल है, ये घटना ए हमारा है। क्लियर है? अब देखो हमने बच्चे मान लिया एक घटना E1, एक घटना मान लिया हमने E2। E1 क्या माना बच्चे, निकाली गई गेंद, निकाली गई गेंद, निकाली गई गेंद थैले 1 से है, ठीक है। निकाली गई गेंद थैले 1 से है। E2 घटना माना हमने निकाली गई गेंद थैले 2 से है, ठीक है। और ये तो बच्चे दिया है आपको, मतलब घटना ए क्या है, हो चुका है कि निकाली गई लाल गेंद है, ये पता है। हमने 2 घटना मान लिया कि E1 घटना माना निकाली गई गेंद थैले 1 से है, E2 घटना माना हमने निकाली गई गेंद सेकंड थैले से है। हमें पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा बच्चे इस बात की क्या प्रायिकता है कि थैले 2 से गेंद निकाली गई है। यानी हमसे पूछ रहा है प्रायिकता, निकाली गई गेंद लाल है, ठीक है, लेकिन उसके थैले 2 से यानी E2 से होने की प्रायिकता क्या है। हमसे पूछ रहा है प्रायिकता E2 बटे A, यानी कि निकाली गई गेंद लाल तो है, ठीक है, लेकिन उसके दूसरे थैले से होने की प्रायिकता क्या है, ये आप बता दो। बात समझ रहे हो बच्चे? अब देखो तो यहां पर बच्चे देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं, बच्चे कंडीशन लगा दिया उसने कि निकाली गई गेंद लाल है, ठीक है दोस्तों, लेकिन वो दूसरे थैले से है, इसकी प्रायिकता क्या है। इसका मतलब ये कुल मिला के बेज प्रमेय लगाने का प्रयास कर रहा है। अगर हमसे ये कहता अभी ये कि निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है, तो इसका मतलब कुल प्रायिकता पूछ रहा था। बात समझ रहे हो ना? बहुत ही आसान है बच्चे लैंग्वेज,
देखो लैंग्वेज को अभी आपको थोड़ा सा पहली बार पढ़ रहे हैं तो समस्या होगी थोड़ी बहुत, होना जरूरी भी है क्योंकि ये चीजें बच्चे थोड़ा सा लेवल भी ठीक ठाक इसका दिया है। जब 2-3 बार आप पढ़ेंगे अच्छे सवाल को तो बात समझ में आएगी क्या बोल रहा है ये। तो यानी हमसे पूछ रहा है कि प्रायिकता E2/A। तो अब देखो बच्चे निकाली गई ये लाल है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे अगर हम प्रायिकता पूछे E1 क्या है और प्रायिकता E2 क्या है तो कहेंगे सर बैग चुनने की प्रायिकता है ना। प्रायिकता E1 क्या है, बैग चुनने की प्रायिकता है ना। पहले बैग चुनेंगे तभी तो लाल गेंद निकालेंगे, लाल काली गेंद। तो बैग चुनने की प्रायिकता बच्चे दोनों की 1/2 होगी। क्यों? क्योंकि 2 बैग हैं तो लाल पहला बैग चुनने की प्रायिकता 1/2, दूसरा बैग चुनने की प्रायिकता 1/2 है ना। तो बैग चुनने की प्रायिकता तो 1/2 हो जाएगी। अगर आपसे कहें हम यहाँ पे कि प्रायिकता अगर हमने निकाली गई गेंद लाल है बच्चे, यानी कि अगर बैग हमने पहला चुना है E1, बैग पहला चुना है तो पहले बैग से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, यानी प्रायिकता A/E1 क्या है, पहले बैग से पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो कहेंगे सर पहले थैले में लाल गेंद कितनी है 3, कुल कितनी गेंद है 4 3 7, तो 3/7 हो जाएगा। बात समझ रहे हो बच्चे, पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 3/7 है ना। इसी प्रकार प्रायिकता A/E2 मतलब दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी बच्चे, कहेंगे दूसरे थैले में 5 लाल है, टोटल कितने हैं 6 5 11 गेंद है, तो 5/11 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चे प्रायिकता हमें निकालना है E2/A। तो ऊपर क्या होगा, तो सर पहले E2 बैग चुनेंगे, फिर उसमें से लाल गेंद निकालेंगे, और नीचे क्या होगा बच्चे कुल प्रायिकता, यानी कि पहले बैग 1 चुने उसमें से लाल गेंद निकाला हमने, या फिर बैग हमने 2 चुना उसमें से लाल गेंद निकाला, नीचे तो कुल प्रायिकता आएगी ना बच्चे, नीचे क्या आएगी कुल प्रायिकता आएगी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत बच्चे नहीं आने वाली है। अब देखो आगे, अब यहां पर बच्चे प्रायिकता E2/A, इसमें आप प्रायिकता E2 की वैल्यू हाफ है इनटू A/E1 की वैल्यू 3/7 है, अपॉन में E1 की वैल्यू 1/2 है इनटू A/E1 की वैल्यू 3/7 है बच्चे। सॉरी यहां पे प्रायिकता A/E2 की वैल्यू 5/11 है, समझ रहे हो बच्चे 5/11 है ना ये A/E2 की वैल्यू। ये हाफ प्रायिकता E1 की और A/E1 3/7 और प्लस E2 की प्रायिकता 1/2 इंटू A/E2 की 5/7। ठीक है। ऊपर E1 की प्रायिकता, पहले बच्चे हमने पहले बैग कौन चुना, दूसरा बैग चुना, फिर उसमें से लाल गेंद निकाला, और नीचे कुल प्रायिकता। अब देखो ऊपर नीचे क्या कॉमन है, तो कहेंगे सर ऊपर जो है 1/2 कॉमन लेंगे तो यहां से 5/11 आएगा, नीचे 1/2 यानी 1/2 कॉमन लेंगे पूरे में तो यहां से 3/7 प्लस यहां से 5/7, तो 3/7 प्लस, ठीक है बच्चे सॉरी गलती थोड़ी सी हुई बच्चे, ये 5/11 है ना, क्या है 5/11 है। ठीक है। तो 3/7 यहां से और यहां से 5/11 होगा। क्लियर है। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, अब कितना बचा सर 5/11 पूरे का अपॉन
11 और 7 का एलसीएम लेंगे, लासा 70 आएगा, 77। बच्चे मल्टीप्लाई करें, 11 तिहाई 33 प्लस 7 पचे 35, 7 पचे 35। क्लियर है? अब देखो बच्चे, अब ये हो गया 5/11 गुणे, देखो जिसको उल्टा करेंगे तो 77 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा 33 और बच्चे क्या 35, तो आएगा 68। कितना आएगा 68, है ना। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 7 पचे 35/68। ये जो है इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाए, क्या होगा सर 35/68, है ना। बच्चे दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 35/68 आ गया, इस प्रकार। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए। अगर यहां तक समझने में कोई समस्या है बच्चे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर अपने एग्जांपल नंबर 17 की तरफ। उदाहरण नंबर 17 बच्चों आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं। उदाहरण 17 कह रहा है आपसे, 3 अभिन्न डिब्बे 1, 2 और 3 दिए गए हैं, जहां प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। डिब्बे 1 में दोनों सिक्के सोने के हैं बच्चे, ठीक है। तो यहां हम 3 डिब्बा बच्चे बना रहे हैं। एक डिब्बा ये 1 है, डिब्बा 1, ये डिब्बा 2 है और ये डिब्बा 3 है। समझ रहे हो? अब यहां पर बच्चे इसमें दोनों सिक्के सोने के हैं, पहला और दूसरा 2 सिक्के हैं बच्चे, दोनों क्या है सोने के हैं। तो एक सिक्का ये बनाया हमने, एक सिक्का ये बनाया, ये भी सोने का है, ये भी सोने का है, ठीक है। और दूसरे डिब्बे बच्चे 2 सिक्के हैं, दोनों चांदी के हैं। किसके हैं? चांदी का ये भी है, चांदी का ये भी है। और तीसरे डिब्बे में बच्चे कह रहा है एक सोना और एक चांदी है, एक सोना है और दूसरा चांदी है बच्चे, ठीक है। आगे कह रहा है एक व्यक्ति यादृच्छा एक डिब्बा चुनता है, ठीक है। एक व्यक्ति यादृच्छा एक डिब्बा चुनता है और उसमें से एक सिक्का निकालता है। यदि निकाला गया सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है, ठीक है। देखो बच्चे बात को कैसे घुमाया गया है। उसने कहा एक डिब्बा चुना गया और उसमें से एक सिक्का निकाला गया और उसको देखा गया सोने का है, तो बचा वाला सिक्का भी सोने का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सिक्का आपने निकाला और वह सोने का है और दूसरा सिक्का जो बचा है डिब्बे में अगर वो भी सोने का है, इसका मतलब ये पहले डिब्बे का है कि नहीं? क्योंकि दोनों सिक्के सोने के उसी में हैं, इसमें दोनों चांदी के हैं तो सोना है ही नहीं है, और इसमें एक सोना एक चांदी है। अगर एक डिब्बे में से बच्चे तीसरे डिब्बे में से अगर एक सिक्का आपने निकाला और वो सोने का है तो जो सिक्का बचा है फिर वो चांदी का है कि नहीं? इसका मतलब अगर एक डिब्बे में से आपने एक सिक्का निकाला और वो सोने का है, इसका मतलब अगर दूसरा सिक्का भी सोने का है जो बचा है डिब्बे में, इसका मतलब पक्का और डिब्बा एक का है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब ये बेज प्रमेय है, आपसे कह रहा है कि निकाला गया सिक्का सोने का है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह सिक्का जो है डिब्बे एक का है। बात समझ रहे हो ना? अब देखो बच्चे माना हमने घटना ए बराबर निकाला गया सिक्का
सोने का है। ठीक है, माना निकाला गया सिक्का सोने का है, हमने इसको बच्चे मान लिया घटना ए। ठीक है, अब जो है एक घटना हमने बच्चे माना E1, दूसरी घटना माना हमने E2, तीसरी घटना माना हमने E3। अब घटना देखो बच्चे, तीन घटना हमने माना यहां पे, ठीक है ना। तीन घटना माना। E1 घटना क्या है, डिब्बा एक का चयन। घटना E2 क्या है, डिब्बा दो का चयन। घटना 3 क्या है, डिब्बा 3 का चयन। बच्चे हमने पहले डिब्बे को चयन करेंगे तभी तो हम सिक्का निकालेंगे, क्योंकि 3 डिब्बे हमारे पास हैं, तो उनमें से किसी एक डिब्बे को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, चयनित करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें से सिक्का निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा ऐसा है ना कि हमने पहले डिब्बा एक चयन कर लिया, तो उसकी हमने बच्चे मान लिया घटना E1। डिब्बे 2 को चुनने के लिए घटना E2 माना, डिब्बे 3 को चुनने के लिए घटना हमने E3 माना। और 3 अलग अलग डिब्बे हैं और सबके चुनने की प्रायिकता समान है। ये ऐसा मान के चले, कुछ दिया तो है नहीं। इसका मतलब बच्चे डिब्बा 1 के चुनने की प्रायिकता बराबर डिब्बा 2 के चुनने की प्रायिकता बराबर डिब्बा 3 के चुनने की प्रायिकता सबकी 1/3 1/3 1/3 होगी, है कि नहीं। क्योंकि कुल डिब्बे 3 हैं तो नीचे 3 आएगा। एक के चुनने की प्रायिकता 1/3, दूसरे के चुनने की प्रायिकता भी 1/3, तीसरे के चुनने की प्रायिकता भी 1/3। ये तीनों तो बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हो बच्चे। अब देखो आगे, आगे हमने कहा कि अगर हमने मान लो हमने बच्चे क्या किया, ए यानी कि प्रायिकता A/E1 क्या है, तो कहेंगे सर यानी कि अगर हमने पहला डिब्बा चुना, सॉरी E1 और A, यानी कि अगर पहले हमने डिब्बा E1 चुना, पहला डिब्बा चुना, तो उसमें से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता क्या है। पहले डिब्बे से सोना का सिक्का निकलने की प्रायिकता, यानी पहला अगर हमने पहला डिब्बा चुना तो उसमें से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता क्या है, तो कहेंगे सर पहले डिब्बे में दोनों सोने का सिक्का है तो 2/2 यानी इसकी प्रायिकता 1 है। बात समझ रहे हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि दोनों सिक्के का है, तो अगर उसमें से एक सिक्का हम निकालेंगे सोने का ही आएगा, कंफर्म है, तो इसकी प्रायिकता 1 हो गई। और दूसरे डिब्बे में से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता, तो कहेंगे सर नीचे 2 ऊपर 0। क्यों, क्योंकि सर उसमें चांदी का सिक्का दोनों है, सोना कहां निकाल लोगे आप। बात समझ रहे हो कि नहीं, तो इसकी प्रायिकता बच्चे 0 हो जाएगी, है ना। अगर डिब्बे 2 में दोनों चांदी के सिक्के हैं तो उसमें से सोने का सिक्का कहां निकाल पाएंगे हम, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। प्रायिकता A/E3 क्या है, तो कहेंगे सर ऐसा है, तीसरे डिब्बे में एक सोना एक चांदी है, कुल 2 सिक्के हैं, तो नीचे 2 आएगा, ऊपर सोना हम निकालना चाहते हैं, तो सोने का सिक्का कितना है, कहेंगे सर 1 है, तो 1/2 आ जाएगा। बात समझ में आई। यहां तक अगर कोई समस्या है, कोई दुख तकलीफ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमसे निकालना क्या है बच्चे, उसने कहा, देखो लैंग्वेज को समझो आप, उसने कहा एक सिक्का हमने किसी एक डिब्बे को चुना और एक सिक्का निकाला और यह देखा कि वह सोने का है, तो जो एक सिक्का डिब्बे में और बचा है उसके भी सोने के होने की प्रायिकता क्या है। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि डिब्बे 1 से सिक्का निकालने की प्रायिकता है। घुमा दिया है बात को, समझ रहा है ना विनोद, कितना बातों को घुमाया जा रहा है कि नहीं।
यानी कि बच्चे हमसे पूछ रहा है ये कि प्रायिकता E1 बटे ए बैग 1 यानी कि डिब्बे 1 से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो यहां पे आप लिखेंगे E1 अपॉन ए। क्या होगा? तो कहेंगे सर E1 अपॉन ए मतलब होता है प्रायिकता E1, पहले हमने थैला 1 चुना, डिब्बा 1 चुना, फिर उसमें से सोने का सिक्का निकाला। ये तो हो गया फेवरेबल यानी अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम क्या है बच्चे? तो कुल क्या होगा सबको नीचे लिख दो। डिब्बा 1 चुना, उसमें से सोने का सिक्का निकाला, या फिर यानी प्लस लगाएंगे डिब्बा 2 चुना, उसमें से सोने का सिक्का निकाला, या फिर डिब्बा 3 चुना, उसमें से सोने का सिक्का निकाला। बात समझ रहे हो बच्चे? अब देखो डिब्बा 1 चुनने की प्रायिकता क्या है? 1/3, और उसमें से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता 1 है बटे, पहले तो ये रहेगा ही इतना, डिब्बा 1 चुनकर सोने का सिक्का निकालना, या फिर डिब्बा 2 चुना फिर उसमें से सोने का सिक्का निकालना, 0 प्रायिकता, या फिर डिब्बा 3 चुना, उसमें से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता 1/2। इसको अब सॉल्व करेंगे आप। ऊपर बच्चे 1/3, नीचे भी सब में 1/3 कॉमन है तो 0 हो जाए, इसको छोड़ दो। 1/3 यहां से कॉमन, 1/3 यहां से कॉमन बच्चे, तो ऊपर 1/3 गुणे 1, नीचे 1/3 कॉमन ले लो, तो यहां से बच्चे 1 आएगा और प्लस यहां से 1/2 आएगा। सर यहां से नहीं कॉमन ले रहे हो बीच वाले से? अरे बच्चे 1/3 गुणे 0, 0 ही हो जाएगा, उसमें कॉमन क्या लेगा? समझ रहा है ना बालक? अब देख भाई, अब ये 1/3 गया, क्या बचा? तो 1 अपॉन, देख बच्चे 2 एकम 2 प्लस 1 3/2। अब ये 2 पलट के ऊपर जाएगा बच्चे, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे? तो ये आपका 17वां एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उम्मीद है बच्चे कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि बच्चे वीडियो में आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए बच्चे, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यदि आपको इसमें जो बचे हुए एग्जाम्पल हैं अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करेंगे, उस क्वेश्चन का बच्चे हम लोग एक पार्टिकुलर वीडियो आपके लिए बनाएंगे। परेशान होने की कोई बात नहीं है बच्चे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपने सारी बातों को नोट करके कॉपी में लिख लिया है बच्चे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद बच्चों।